आपकी पंचायत में डेवलपमेंट इसलिए नहीं करवाई जा रही कि आप रूलिंग पार्टी के साथ नहीं हैं, आप रूलिंग पार्टी की बात नहीं मानते। ये जो माइनिंग माफिया भी है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। एक एक्स एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इल्जाम लगाए, हालांकि बाद में इल्जाम भी वापस लिए और उसके बाद माफी भी मांगी, लेकिन बात जरूर हुई कि कहीं ना कहीं इसमें भी बीजेपी का हाथ है। उसमें किस हद तक सच्चाई है, क्या मानते हैं? देखिए, सच्चाई तो थी इसमें, सच्चाई तो बिल्कुल थी। चाहे वो मेरी ही पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के क्यों ना हो, चाहे वो और किसी अपोजिशन के क्यों ना हो, मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग डर और खौफ में इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर के नेता हैं। सही में आपको कहूँ कि डर और खौफ के, किसी को ये डर है कि कोई एजेंसी इनके पीछे ना पड़ जाए, किसी को ये डर है कि उसने पैसा किस तरीके से कमाया है और अगर मैं बोला तो मेरे पीछे एजेंसी लग जाएंगी। बीजेपी को क्या डर है? बीजेपी को डर नहीं है, बीजेपी को इस वक्त ये है कि जो 3 साल उन्होंने सरकार में जहाँ पे रहे, जो काम किया, उन 3 सालों में वो लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। उनको ये डर सता रहा है कि अब हम कौन सा मुंह लेके लोगों के बीच में जाएं, क्या कहें। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करने की बातें ज़रूर की जाती हैं, लेकिन वो बातें केवल कागज़ों तक सीमित होकर क्यों रह जाती हैं? आज बात करेंगे माइनिंग राइट्स को लेकर। जब ये कहा गया और एक नोटिफिकेशन भी निकाली गई कि अब माइनिंग राइट्स जो हैं उन्हें डिवॉल्व कर दिया जाएगा और वो ताकतें दे दी जाएंगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी कि पंचेस और सरपंचेस को। हर एक पंचायत में 1-1 हेक्टेयर की जगह जो है वो अलॉट कर दी जाएगी, जिसकी माइनिंग की परमिशन फिर अगर किसी को लेनी हो तो उसकी परमिशन देने का उसकी परमिशन देने का अधिकार जो है वो पंच सरपंच का होगा। लेकिन लगभग 1 साल होने वाला है और सितंबर में वो नोटिफिकेशन की जो डेडलाइन है वो भी ओवर हो जाएगी। क्या सरपंचेस उतने एम्पावर हुए कि वो माइनिंग राइट्स जो हैं क्या उन्हें दिए गए? क्या वो माइनिंग की परमिशंस बांट पा रहे थे? इसी पर समझने के लिए मेरे साथ हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा। अनिल जी, सबसे पहले यही कि नोटिफिकेशन निकली, कहा गया कि अब पंचायतों को फाइनेंशियली एम्पावर किया जाएगा इस डिसीजन के साथ। आपसे जानना चाहूँगी, लगभग 1 साल होने वाला है, क्या वो ताकतें पंच सरपंचेस को मिली माइनिंग राइट्स की? अंजलि, सबसे पहले तो पल्लवी जी मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टेट लाइन का, कि आप पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है वो न्यूज़ जो लोगों के पास पहुँचा रहे हैं, वो न्यूज़ जो है वो एक सुनने वाली न्यूज़ होती है और समझने वाली न्यूज़ होती है। आप सिर्फ पोर्टल नहीं चला रहे हो, आप लोगों के फ़ायदे के लिए और लोगों के इश्यूज़ को बिल्कुल सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। इस चीज़ का मैं खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। अब आपने ये क्वेश्चन किया कि जो माइनिंग के जो एक नोटिफिकेशन निकली थी 2020 अगस्त को, वो नोटिफिकेशन ये कहती थी कि जो पंचायत के कंसर्न, जो पंचायत की यूरिडिक्शन में जितने भी कोई नाला, तवी, दरिया या कुछ भी जहाँ से रॉ मटेरियल निकलता हो कंस्ट्रक्शन का, चाहे वो बोल्डर हो, सैंड हो, बजरी हो, इन तमाम चीज़ों के हक हकूक जो हैं वो पंचायत हैंडल करेगी और पंचायत का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा और पंचायत जो है वो खुद कफील पंचायत बन पाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट 2020 में जब ये नोटिफिकेशन निकली तो हम लोग बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए कि अगर 3 टायर सिस्टम इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो करना चाहती है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसलिए लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है और इस वक्त डायरेक्ट रूल जो है वो होम मिनिस्ट्री जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कर रही है। तो हमने इस स्टेप का जो है वो वेलकम भी किया, खैर मकदम भी किया। लेकिन 2020 अगस्त से लेके आज जो है सितंबर आने वाला है, 1 साल जो है वो गुजर गया, लेकिन एक भी ब्लॉक अभी तक, एक भी ब्लॉक एक भी किसी पंचायत के हवाले नहीं किया गया। ये बड़ी अफसोसनाक बात। क्या कारण है? क्या आपने मालूम करने की कोशिश की? क्योंकि ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की जब बात करें, बहुत सारे पंच सरपंचेस आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो इसीलिए जुड़े हैं कि आप उनके हकों की बात करें, आप मदद करें पंचायत को एम्पावर होने में। तो उसी की वजह से जो है आपकी कॉन्फ्रेंस के साथ भी ये लोग जुड़े हैं। क्या आपने ये मुद्दा उठाया कि ये माइनिंग ब्लॉक्स क्यों अलॉट नहीं हो रहे? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा।
जहां ओपी भगत जी जो हैं, जहां इस वक्त इंचार्ज जो माइनिंग के हैं ओपी भगत जी हैं, हमने उनसे भी पता करने की कोशिश की और हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जो हैं जम्मू, उनसे भी पता करने की कोशिश की। और पिछले 2 महीने पहले डिप्टी कमिश्नर जम्मू, हाँ, हम लोगों ने उनको दावत दी थी ब्लॉक हेडक्वार्टर डंसाल में, वो वहाँ आए थे और वहाँ पे भी हम लोगों ने माइनिंग का इशू जो है डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने भी रखा। और वहाँ पे उस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जो हैं जम्मू के, वो भी वहाँ पे थे। तो हमने कहा कि ये नोटिफिकेशन भी थी, ये सब कुछ था, अब आप हमारे हवाले क्यों नहीं करते? तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर जो पंचायतें हैं उनको ये ब्लॉक दे दीजिए ताकि उनका रेवेन्यू भी जनरेट हो और ये लूट घसूट जो माइनिंग के अंदर हो रही है, और एक बहुत बड़ा माइनिंग माफिया जो है, और माइनिंग माफिया आज की डेट में अगर पैदा किया है वो पल्लवी जी, वो पैदा किया है माइनिंग डिपार्टमेंट ने। ये सारे का सारा कंट्रोल जो है वो माइनिंग डिपार्टमेंट का है। जवाब क्या मिला आपको, और जब आपने पूछा कि अभी तक ये ताकतें दी क्यों नहीं जा रही? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर थे, उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि जनाब हम कर रहे हैं, जनाब हम जे कर रहे हैं, थोड़े दिनों में करने वाले हैं, जे करने वाले। वो मतलब बात को कितना समय हो चुका है? तकरीबन 1.5 महीना हो चुका। अब हम लोगों ने ये फैसला किया है, आने वाले दिनों में 2 तारीख को, 2 सितंबर को, वीरवार को हम एक जम्मू में जो है बैठक करने वाले हैं। उस बैठक में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जो वाबस्ता हैं, और उसके साथ साथ अर्बन लोकल बॉडी के भी जो कॉरपोरेटर हैं, म्यूनसिपल काउंसलर हैं, उनको भी हम लोगों ने बुलाया है कि ये माइनिंग माफिया के खिलाफ हम लोग एक आवाज़ जो है वो बनना चाहते हैं। देखिए, इस वक्त बड़े अफसोस की बात यह है पल्लवी जी कि हमारा इंस्टीट्यूशन तो ग्रास रूट लेवल का इंस्टीट्यूशन है, लेकिन लेजिस्लेचर इस वक्त नहीं है। और उसके बाद जो है अपोजिशन इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल ख़त्म है। अपोजिशन का कोई निशान ही नहीं दिखाई देता। आप देखिए, ना श्रीनगर में अपोजिशन, ना जम्मू में अपोजिशन। अब मैं स्टेट लाइन के माध्यम से पहली मर्तबा ये मैं कहने जा रहा हूँ कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर अपोजिशन का रोल जो है ना, अब जो पंच सरपंच और आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है वो अपना दायित्व जो है वो निभाएगी। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पिछले 3 साल के अंदर जितने भी एक्स मिनिस्टर हैं, जितने भी एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। वो पता ही नहीं उनका कि वो जम्मू कश्मीर में हैं भी या नहीं। वो ऐसे हमें महसूस हो रहा है कि जैसे 90 के अंदर 1987 में जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद जो है असम्बली डिज़ाल्व हुई तो सारे चीफ मिनिस्टर हमारे इंग्लैंड भाग गए थे, कोई अमेरिका भाग गया। तो वैसा ही समय मुझे आज भी देखने को मिल रहा है कि 3 साल हो गए असम्बली जो है वो डिज़ाल्व हुए, लेकिन आज तक कोई भी लोगों की बात करने के लिए नहीं। आज महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है। अनिल जी, आप तो खुद भारतीय जनता पार्टी में है और जैसे आपने कहा कि यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री का कंट्रोल है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है सेंटर में वो भी बीजेपी की ही है। तो आप बीजेपी में होने के बावजूद कह रहे हैं कि ऑपोजिशन की ज़रूरत है। क्या आप अपनी सरकार से नहीं कह सकते कि हमारे ये सारे मसले हैं, इन्हें एड्रेस किया जाए? देखिए, बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, होता जो है, जब घर के मुखिया के सामने घर के परिवार के जो भाई होते हैं, जब बच्चे होते हैं, जब वो मुखिया के सामने कोई चीज़ लाते हैं, मुखिया उनकी बात ना माने, तो फिर घर के बच्चे और जो भाई होते हैं वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करते हैं कि मुखिया को समझाने की कोशिश, रिश्तेदारों को इन्वॉल्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे रिश्तेदार जो हैं वो पंच, सरपंच, वीडीसी और डीडीसी और कॉरपोरेटर और काउंसलर हैं। हमारा जो पूरे का पूरा एक परिवार है और बहुत बड़ा परिवार है, और ये वो परिवार है जे लोगों के प्रतिनिधि हैं, ये आम लोग नहीं हैं। लोगों ने इनके ऊपर एक जिम्मेवारी दी है कि आप हमारी महंगाई की बात करें, आप करप्शन की बात करें, आप जो है अफसरशाही जो बाबूगिरी जम्मू कश्मीर के अंदर है उसकी बात करें, आप जो है जितना ये माइनिंग का इशू जो है। आज मैं आपको एक चीज़ बड़ी इसके आगे बताता हूँ कि हम जो पंचायतों के अंदर हमें जो मुश्किल आ रहा है वो ये आ रही है कि पंचायतों के अंदर अगर कोई गली बनानी है, वहाँ सैंड जो है उसका जो रेट होगा, जो पंचायत के अंदर जब बिल बनता है उसका अगर रेट है मिसाल के तौर पे 1000 रुपया फुट का वो जो मिलता है, जो बनाने वाला है उसको 5000 रुपया फुट जो है वो रेट 100 फुट जो है वो रेट मिल रही है। मतलब एक ट्राली 5000 की मिल रही है। गवर्नमेंट जो उसको दे रही है बनाने वाले को वो
जो है वो 1000 दे रही है, तो अब वो कैसे, वो काम भी सारे के सारे रुके पड़े हैं, काम भी नहीं हो रहे, क्योंकि सभी जिन लोगों को हम कहते हैं काम करने के लिए, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो यही कहते हैं हमारे पास रेत बजरी महंगा है, मिल नहीं रहा, और उस वजह से क्या है हमारी डेवलपमेंट जो है वो डिले हो रही है। यहीं पे अनिल जी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक फैसला लिया था जिसकी बहुत तारीफ भी की गई कि वो हर महीने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और उस बातचीत में जो भी इश्यूज़ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को, सरपंचेस को, डीडीसी मेंबर्स को आ रहे हैं, वो डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर को बता पाएंगे। क्या ये माइनिंग का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर भी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ की गई? क्या उन्हें बताया गया कि जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो तब तक मुकम्मल नहीं हो सकते जब तक रॉ मटेरियल ना मिल रहा हो, और माइनिंग की प्रॉब्लम की वजह से रॉ मटेरियल का बहुत एक बड़ा इशू जो है वो जम्मू कश्मीर में बन चुका है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जहाँ गवर्नर सत्यपाल मलिक जी थे, उनके बाद जो है जनाब मुर्मू साहब जहाँ पे आए, अब हमारे इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं मनोज सिन्हा साहब। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि सभी ने बातें बहुत बड़ी बड़ी कही कि हम ये करने वाले हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में पलवी जी ना तो आपको कुछ दिखा होगा, ना हमें कुछ दिखा है, ना कोई ज़्यादा तब्दीली इसमें आई है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, इन दो लोगों का रोल जो है वो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए रहा है। इस चीज़ से मैं सहमत हूँ। लेकिन जहाँ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं जिनको इन इश्यूज़ को आगे करना चाहिए था, वो टोटली विफल हुए हैं। वो टोटली, चाहे वो मेरी ही पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के क्यों ना हो, चाहे वो और किसी अपोजिशन के क्यों ना हो, मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग डर और खौफ में इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर के नेता हैं। सही में आपको कहूँ कि डर और खौफ के, किसी को ये डर है कि कोई एजेंसी इनके पीछे ना पड़ जाए, किसी को ये डर है कि उसने पैसा किस तरीके से कमाया है, और अगर मैं बोला तो मेरे पीछे एजेंसी लग जाएंगी। बीजेपी को क्या डर? बीजेपी को डर नहीं है। बीजेपी को इस वक्त ये है कि जो 3 साल उन्होंने सरकार में जहाँ पे रहे, जो काम किया, उन 3 सालों में वो लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। उनको ये डर सता रहा है कि अब हम कौन सा मुंह लेके लोगों के बीच में जाएं, क्या कहें। लोग आगे से सवाल पूछते हैं कि भैया आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे 3 साल, आप तो कैबिनेट मंत्री रहे 3 साल, आप तो एमएलए रहे 3 साल, उन 3 सालों में तो आपको हमारी याद नहीं आई। अब आप हमारे पास आ रहे हो जब आप खाली बैठे हो, अब आपके पास है ही कुछ नहीं, आप खाली थैला लेके हमारे पास आ रहे हो। जब थैला आपका भरा हुआ था तो वो थैला कहीं और छोड़ के आए, हमारे पास नहीं आए। अब ये भी जा रहा है कि ये जो माइनिंग माफिया भी है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। एक एक्स एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इल्ज़ाम लगाए, हालांकि बाद में इल्ज़ाम भी वापस लिए और उसके बाद माफ़ी भी मांगी, लेकिन बात ज़रूर हुई कि कहीं ना कहीं इसमें भी बीजेपी का हाथ है। उसमें किस हद तक सच्चाई है, क्या मानते हैं? देखिए, सच्चाई तो थी, इसमें सच्चाई तो बिल्कुल थी। अब यह है कि उन्होंने यू टर्न क्यों लिया, क्या रीज़न्स थे, किस रीज़न से क्या डील हुई, क्या वजह है, वो बेहतर जानते होंगे। उस चीज़ में मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पल्लवी जी, वो बिल्कुल सही की थी और सही मुद्दे पे की थी। और माइनिंग का मुद्दा जो है वो बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग माइनिंग का इशू जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर उठाने वाले हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग इस चीज़ को लोगों के सामने लाएं। अब मुझे एक चीज़ बताएं, मेरे गांव के अंदर, मेरे शहर के अंदर क्यों किसी को 5000 की 100 फुट की ट्राली जो है वो रेत की मिले, क्यों बजरी जो है वो स्टोन क्रैशर से 7000 की किसी के घर में पहुंचे एक ट्राली, क्यों पहुंचे, क्या रीज़न है वो? अगर आज से 4 साल पहले, आज से 8 साल पहले वही ट्राली 700 रुपये की मिलती थी रेत की, आज इतना क्या हो गया कि वही 700 की ट्राली आप 5000 की दे रहे हो? वही बजरी की गाड़ी जो है वो आप जो पहले 3500 की मिलती थी आज 10,000 की मिल रही है। मतलब इतनी भी लोटी नहीं होनी चाहिए ना, कम से कम लोगों के बारे में आप सोचें, एक गरीब गुरबा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम PMY के जो है वो मकान लोगों को जो है पंचायतों के हवाले से या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी देती है, एक शख्स को जो है तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब करीब उनको मिलता है। आज की डेट में लोग कहते हैं जनाब 1.5 लाख की तो रेत बजरी लग गई हमारी, हम ईंट कहाँ से लाएंगे, हम सरिया कहाँ से लाएंगे, हम सीमेंट कहाँ से लाएंगे, हम लेबर कहाँ से लाएंगे?
मतलब लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इतने परेशान हैं जनाब लोग। और जो ट्रैक्टर ट्राली वाले जो छोटे मोटे कारोबार हैं, जिन्होंने ट्रैक्टर किस्तों पे लिया हुआ है, जिन्होंने ट्राली किस्तों पे ली हुई है, जिन्होंने टिप्पर किस्तों में लिया हुआ है, जनाब मैडम जी आज वो लोग किस्तें देने के काबिल नहीं हैं। यहीं पे अनिल जी, जो ये लोग ये काम करते हैं, ऑफिशियल तौर पर पहले माइनिंग को जो है वो बैन कर दिया गया जम्मू कश्मीर में। उसके बाद ये ताकतें जब पंचायत को दी गई, उसके बाद ये कहा गया कि अब ये इलीगली नहीं होगा सारा काम, अब ये लीगली किया जाएगा। लेकिन पंचायतों को अगर ये ताकतें दी ही नहीं गई तो इस समय जो माइनिंग हो रही है वो माइनिंग किस कानून के तहत हो रही है? क्या उसकी परमिशन माइनिंग डिपार्टमेंट दे रहा है? कहाँ से वो माइनिंग हो रही है? और फिर अगर माइनिंग तो ज़रूरी भी है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट तब तक कंप्लीट नहीं होगा, कोई कंस्ट्रक्शन होगी ही नहीं जब तक माइनिंग नहीं होगी। तो फिर जो ट्रक्स पकड़े जा रहे हैं, फिर जो लोग इन केसेस में फंसाए जा रहे हैं, क्या वो गलत नहीं है? देखिए कुछ साल पहले एक याचिका लगी थी हाई कोर्ट में कि जो क्रैशर, बेसिकली जो याचिका क्या थी कि स्टोन क्रैशर जो हैं वो जो तवी के किनारे लगे हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, या किसी भी दरिया के किनारे लगी हुए हैं, चाहे हमारा चनाब दरिया है, दरियाए सिंध है, दरियाए झेलम है, जहाँ जम्मू के अंदर जम्मू तवी है, जे उधमपुर से लेके आनवर्ड नीचे तक जो है जितना भी है, उसके किनारे पे जितने भी क्रैशर स्टोन क्रैशर लगे हुए हैं, बेसिकली याचिका ये थी कि वो स्टोन क्रैशर वाले अपनी पोकलैंड जो हैं या जेसीबी जो हैं शरेआम दरिया में लगाते थे। हालांकि कानूनी जुल्म है, ये कानूनी तरीके से आप जेसीबी और पोकलैंड दरिया में नहीं लगा सकते। आप मैनुअल उठा सकते हैं, चाहे कल को जो पंचायतों को अलाट भी कर दें या किसी को ऑक्शन पे दे भी दें, अगर फिर भी इजाज़त नहीं है कानूनी तरीके से कि जेसीबी के साथ आप रेत और बजरी और पत्थर जो है वो 20-20 फुट नीचे या 30-30 फुट नीचे आपने गड्ढे डाल दिए, तवी को बर्बाद कर दिया। हमारी जो विरासत है जम्मू की तवी, आपने उसको बर्बाद ही कर दिया। अगर मैं आपको बताऊं कि जितने भी पुल उधमपुर से लेके नीचे तक जितने भी पुल पड़ते हैं, ब्रिज पड़ते हैं तवी के ऊपर, आप अगर उनके पिलरों के आगे पीछे जाके देखें तो 20-20 फुट के गड्ढे आपको मिलेंगे। इसका मतलब है जो पुल ब्रिज बने हुए हैं उधमपुर से लेके नीचे तक, इसका मतलब कभी भी वो पुल गिर सकते हैं। तो वो नुकसान किसका है? हमारा और आपका जो इनकम टैक्स पे हम लोग करते हैं, हमारे ही पैसे से वो बने हुए हैं, तो नुकसान तो हम लोगों का हुआ। इसका मतलब प्रॉपर्टी तो वो हमारी है ना। तो इसलिए इन चीज़ों पे वो याचिका लगी थी, लेकिन उस याचिका में फिर सारे लोग जो है वो सारा सिस्टम जो है वो बीच में आ गया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वो कहा कि इस पे आप नहीं उठा सकते, सैंड और रेत जो है वो नहीं उठा सकते। लेकिन सरकार को इस पे जो है कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए, सरकार को कोर्ट के सामने जाना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि हम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से जो है वो। और जो भी क्रैशर, स्टोन क्रैशर तवी के साइड पे लगे हुए हैं, आप रख लीजिए कि जो क्रैशर 200 मीटर के तवी के पास लगे हुए हैं, मतलब वो ज़मीन भी तकरीबन वो तवी की ही उन लोगों ने जो है ऑक्युपाई की हुई है। तो वो ज़मीन जो है वो जितनी है वो सारी छोड़ के उसके बाद कोई अगर क्रैशर लगाता है, देखिए स्टोन क्रैशर एक इंडस्ट्री है बड़ी अच्छी, अगर स्टोन क्रैशर नहीं होंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगी? डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, उसके लिए ये भी ज़रूरी है, माल उठाना भी ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए एक तरीकाकार जो है वो बनाएं। और वो तरीकाकार सबसे अच्छा ये था कि अगर कहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जैसे जम्मू शहर है, जम्मू शहर के अंदर आप पाइन तीर्थी से लेकर नीचे तक चले जाएं, ये वार्ड नंबर 1 से लेकर 11 नंबर वार्ड तक, और कुछ एरिया जो है उन वार्डों के साथ कंसर्न करते हैं तवी के, और उन वार्डों के कॉरपोरेटर को वो दी जाए। क्यों नहीं देते आप? उनका एक रेवेन्यू जनरेट होगा, उनकी एक अपना इनकम ऑफ सोर्स होगा, तो नज़र रखें, और वो नज़र रखेंगे। और मुझे पूरा यकीन है जो कॉरपोरेटर इस वक्त जम्मू पूरे शहर के अंदर चुने हुए 75 के 75 कॉरपोरेटर, अगर आप इनको ये ड्यूटी देते हैं, अगर आप इनको ये अधिकार देते हैं कि आप क्या ये इतना ब्लॉक जो है वो आपका है, 1 नंबर जो कॉरपोरेटर है उसके पास इतना ब्लॉक है, 2 नंबर के पास है, जितना जितना जिसके साथ लगता है, जो एरिया लगता है, अगर किसी वार्ड के साथ नहीं लगता तो आप उसको नहीं दे सकते, जिसके साथ लगता है, जिसकी जुरिडिक्शन में आता है वो एरिया, उनको दे दिया जाए और उनका भी रेवेन्यू जनरेट होगा। देखिए हम लोग भीख मंगों की तरह सरकार से मांगते हैं, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, हमें। मैं कहता हूं अगर जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों को और कॉरपोरेशन को ये अधिकार दिए जाए कि जितने भी ब्लॉक हैं ये माइनिंग के, वो सारे के सारे ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के हवाले किए जाएंगे, और जितना पैसा उससे आएगा, मैं कहता हूं, मैं दावे से कहता हूं
जिस पंचायत के अंदर, जिस पंचायत की यूरिडिक्शन में जे तवी से माल निकलता होगा, दरिया से निकलता होगा, जेलम से निकलता होगा, दरिया सिंध से कहीं से भी निकलता होगा, नाले से, उस पंचायत को 1 रुपया भी लेने का सरकार को ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको फॉर एग्जांपल कहता हूं कि एक गाड़ी से जे 1200 रुपया ले रहे हैं इस वक्त, जितने भी जो ऑक्शन हुए भी हैं, 1000-1200 रुपया एक गाड़ी से ले रहे हैं। एक गाड़ी से अगर हम लोग 800 रुपया भी लें, रोज़ की जो है एक एक एरिए से 1000 गाड़ी निकलती है। 1000 जरबे 8 कर लीजिए, कितना अमाउंट बना। हमें क्या ज़रूरत है भीख मांगने की सरकार से कि हमें पैसा दो हमें, और हम उनसे पैसा भी मांगते हैं, फिर वो लोग आते हैं हमारे पास और फिर वो लोग कहते हैं हमें कि हमारा झंडा उठाओ जी। अब मैं जीता हूँ इंडिपेंडेंट, तो मुझे मजबूर किया जाता है कि आपकी पंचायत में डेवलपमेंट इसलिए नहीं करवाई जा रही कि आप रूलिंग पार्टी के साथ नहीं हैं, आप रूलिंग पार्टी की बात नहीं मानते। तो उस चक्कर में क्या होता है, हमारे कॉरपोरेटर, हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो डिमोरलाइज होते हैं और उन लोगों को प्रेशराइज किया जाता है कि उनके गले में हाथ डालें। कर्नल जी, आखिर में जिस तरीके से आप ओपनली भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपने मन बना लिया पार्टी छोड़ने का, इसलिए आप कह रहे हैं कि जितनी भी बातें मुझे मालूम है अब मैं ऑन कैमरा बोल देता हूं, फिर मैं पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाऊंगा, या फिर आप चाहते हैं कि आप बीजेपी में ही बने रहें, लेकिन ये जो सारी दिक्कतें हैं ये पार्टी रिजॉल्व करे और ये सारी दिक्कतें जो पंचायत को आ रही हैं ये भी जल्द से जल्द रिजॉल्व। बिल्कुल सही कहा मैडम जी आपने। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप मेरी छोटी बहन हैं, आप मुझे पिछले 10 साल से कवर कर रहे हैं, तमाम मीडिया कवर कर। मैं पहले कांग्रेस पार्टी में था, मेरा कैरियर कांग्रेस पार्टी से शुरुआत हुई है। आप देख लीजिए, मैंने कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ भी नारे लगवाए, मैंने सैफुद्दीन सोज के खिलाफ भी लगवाए, मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद के खिलाफ भी लगवाए, श्यामलाल शर्मा उस वक्त मिनिस्टर होते थे उनके खिलाफ भी लगवाए। इशू ये है, वही राजनेता अच्छा होता है, वही लीडर बन सकता है जो लोगों की बातें सामने रखे, जो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को देख के, अपनी सियासत को देख के कि मेरी सेटिंग हो जाए, मेरी पार्टी में मेरी सेटिंग होनी चाहिए, मुझे टिकट मिलनी चाहिए, मेरी सेटिंग होनी चाहिए, मुझे पार्टी के अंदर ओहदा मिलना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए पार्टी के अंदर मेरी गुडविल बनी रहे। ठीक है, चाहे मैं पार्टी के लिए काम करूं, पार्टी के वर्कर के लिए काम करूं ना करूं, सिर्फ मैं मतलब जस सर करता रहूं अपनी पार्टी के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि उससे पार्टी थोड़े दिन तक जरूर जे ऐसे लोगों में रहता है कि ये आदमी पार्टी का बड़ा लायल है, लेकिन बेसिकली वो आदमी पार्टी का लायल नहीं होता। जो पार्टी के नेताओं तक और पार्टी की जो नीतियाँ होती हैं, जो कमियाँ होती हैं, उनको पार्टी लीडरों के सामने ना दिखाए। जो डरता है वो लीडर नहीं होता। लीडर हमारे जम्मू कश्मीर में आज लोग कहते हैं बड़े लीडर हैं, मुझे तो कोई लीडर दिखाई नहीं देता। जम्मू कश्मीर के अंदर लीडर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी थे, जम्मू कश्मीर के अंदर लीडर त्रिलोचन दास जी थे, जम्मू कश्मीर के अंदर गुरदास लाल डोगरा जी लीडर थे, जम्मू कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला जी लीडर हैं, मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी लीडर हैं। मैं तो महबूबा मुफ्ती जी को भी लीडर नहीं मानता, वो भी चीफ मिनिस्टर बन गए वो, लेकिन वो मुफ्ती मोहम्मद जैसे लीडर नहीं हैं। और आज की डेट में उमर अब्दुल्ला साहब भी कोई बड़े लीडर नहीं है, फारूक अब्दुल्ला साहब लीडर हैं। और अगर हम बात करें जम्मू की तो देवेंद्र राणा लीडर है, श्यामलाल शर्मा लीडर है। अब बाकी जो लोग हैं जे ठीक है पार्टी लेवल पे ठीक है, वो उसको जे मिल गया, उसको वो मिल गया, उसको वो मिल गया, वो लीडर नहीं है। लीडर वो होता है जो लीडर बनने से पहले कम से कम भी 200-500 लोगों की पेंशन लगाए। लीडर वो होता है जो एमएलए सरपंच बनने से पहले कम से कम 200-400 बंदों के नलके लगवाए, 200-400 बंदों के घर में बिजली पहुंचाए, किसी की को गली बनाए। अब हमारे पीएमओ मंत्री बने हैं, बनने से पहले कौन से उन्होंने नलके लगवाए, कौन से उन लोगों ने पेंशनें लगवाई लोगों की, मुझे बताएं आप। मुझे नहीं लगता। अगर पूरे उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप देख लें, जहाँ हमारे जुगल किशोर शर्मा जी हमारे एमपी हैं, जब वो एमएलए नहीं थे, आप पूछिएगा उनके इलाके में किसी का बल्ब भी नहीं उन्होंने लगवाया था, किसी की तार नहीं लगवाई थी, किसी की गली नहीं लगवाई थी। और जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए 2002 में पहली मरतबा आए ना, तो वो पता क्या कहते थे लोगों को, वोट मांगते, मैं आपकी जो कट्टू बच्चू नहीं होते गायें भैंस, उनका मैं लोन आपको दिलवा दूंगा, भेड़ बकरियां आपको दिलवा दूंगा, उनका लोन मैं आपको दिलवा दूंगा। ऐसी बातें करके तो वो एमएलए बने हुए हैं। तो अब लीडर जो होता है, लीडर वो होता है जो एक आवाज अपने छत से दे, 10,000 बंदा उसके घर के आगे पीछे आ जाए, उसको लीडर कहते हैं। ये आजकल लीडर नहीं है। ये ठीक है अपने लेवल पे वो हैं बड़ा कुछ, लेकिन लीडर नहीं है। लीडर मदन लाल शर्मा था।
वो लीडर था। ऐसे ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने मतलब समाज के लिए कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया, आगे अपने परिवारवाद नहीं होने दिया, सिस्टम कोई खराब नहीं किया, वो लीडर थे। आज की डेट में क्या है, एक एमएलए उसकी पत्नी भी एमएलए, एक मिनिस्टर है उसकी पत्नी भी मिनिस्टर, एक कोई पार्टी का कोई ओहदेदार है उसका बेटा भी ओहदेदार। मतलब क्या है जी नॉनसेंस है। इसको लीडर नहीं कहते, इसको सिस्टम नहीं कहते। सिस्टम वो होता है, मोदी जी हमारे लीडर हैं, अमित शाह जी लीडर हैं, वो लीडर वाली उनमें कोई चीज है उन लोगों में। गुलाम नबी आजाद साहब लीडर हैं, बेशक वो किसी और पार्टी के हैं, वो लीडर हैं। तारागामी साहब जो हैं वो लीडर हैं, वो जी लीडर हैं। अरविंद केजरीवाल है, वो लीडर है, उसने 2 सालों के अंदर दिल्ली का नक्शा ही चेंज कर दिया और 2 मरतबा जो है फुल फ्लैग जो है वो चीफ मिनिस्टर आया और पूरी कैबिनेट, हिंदुस्तान की कैबिनेट और प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में बैठे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सके। वो लीडर है अरविंद केजरीवाल। लालू प्रसाद यादव लीडर है, नीतीश कुमार जी लीडर है, और भी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन बात यह कि जम्मू में कमी है। जम्मू में कमी है। देखिए, जम्मू के लोगों को अपने लीडर बनाने होंगे और जिन लोगों को, जो डेडवुड लोग हैं, जो डेडवुड लोग हैं उनको छोड़ना चाहिए, नए चेहरे आगे लाने चाहिए और नई लीडरशिप जम्मू कश्मीर के अंदर उभर के आनी चाहिए, चाहे हमारा कश्मीर खिता हो चाहे जम्मू खिता। और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मैं तो चाहता हूं कि इस तरीके, अब यूनियन टेरिटरी बनी है, मैं स्टेट लाइन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के आगे अपील करना चाहूंगा कि एक ऐसा कानून आप मतलब जब से 2014 से लेके अभी तक प्रधानमंत्री जी हैं और आगे भी शायद रहें वो 10 साल, जब लोगों का ऐसा मन है शायद रहें वो, लेकिन एक कानून ऐसा जरूर लाएं, जो व्यक्ति एमएलए या एमपी की इलेक्शन लड़े, एटलीस्ट कम से कम ग्रास रूट लेवल की एक इलेक्शन उसको जीतनी चाहिए। ये पैराशूट की तरह जो ऊपर से लोग आते हैं ना, कि एक जिसके पास पैसा है, मैं आपको एग्जांपल दूं, जिसके पास बड़ा पैसा है वो बड़ा एक आज तक का चैनल खोल देगा, कोई और बड़ा बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल खोल देगा, उसको जर्नलिज्म का पता नहीं होता, बट वो पैसे वाला होता है, वो बना देता है। ऐसे ही लीडर आते हैं आजकल, ऊपर से आ जाते हैं, टपकते हैं, नीचे दूसरे दिन देखो जो एमएलए बन गया। मतलब ये है कि कम से कम एक कानून होना चाहिए पूरे देश के अंदर कि जिस शख्स को पूरे देश के अंदर, और आज तो हमारी यूनियन टेरिटरी है, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है ये अमेंडमेंट, कि जिसको भी जम्मू कश्मीर के अंदर एमएलए बनना है, एटलीस्ट वो एक बार सरपंच, एक बार कॉर्पोरेटर या एक बार काउंसलर बना हुआ होना चाहिए। फिर ऐसा आदमी फॉर्म फिल कर सकता है, ये उसकी जो है एक कम से कम जो है एक क्वालिफिकेशन जो है वो रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात शुरू हुई थी माइनिंग से, माइनिंग को लेकर आपने समझा कि कितनी बड़ी परेशानी बन गई है हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में, हर एक इलाके में, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन मुमकिन नहीं है बिना माइनिंग के। वहीं क्या कारण है कि अभी तक सरकार इस मामले को उतना सीरियसली नहीं ले रही जितना सीरियसली लेना चाहिए। और दूसरी ओर बात हुई जम्मू कश्मीर में लीडरशिप को लेकर, साफ तौर पर इन्होंने कहा कि लीडर्स की कमी जो जम्मू में है उसे जल्द से जल्द एड्रेस करने की ज़रूरत है।